नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ विधि तीसरा पाठशाला में। देखिए, आज का जो मेरा ये चैप्टर यानी कि जो टॉपिक हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो तुम्हारा है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन। आप लोग ऐसा कीजिए, हम थोड़ा बोर्ड से इस समय हट गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए, अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। देखिए, जो हम लोगों को जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, वो जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसके द्वारा ही मिलती है। अब देखिए, हम बात करते हैं डाइजेशन की। देखिए, जो हमारा ये पूरा शरीर है वो केवल और केवल एक ही मेन फिजिकल जो तुम्हारी जो फिजियोलॉजी है उस पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब हमारा ये है क्योंकि हमें इसे कार्य करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो पाचन क्रिया से ही प्राप्त होती है, जिसमें जो है कई क्रियाएं भाग लेती हैं। इसमें इसे पाचन में जो है रेस्पिरेशन के द्वारा प्राप्त हुई ऑक्सीजन का भी यूज होता है, लेकिन मेनली मकसद क्या है कि इसमें जो है डाइजेशन की जो प्रोसेस है इसके द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन, आखिर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले इसको इंग्लिश में ही देख लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस बाय विच द लार्ज insoluble molecule of food are broken down into smaller soluble molecules in absorbable form। देखिए, इसकी हिंदी मीनिंग ये है कि वह विधि जो खाने के जो लार्ज कण होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज ही तो होते हैं। देखिए, तुम्हारा इसका मतलब क्या निकल रहा है कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम बड़े कणों को, मॉलिक्यूल यानी कि अणुओं को, जो कैसे हैं, इनसॉल्युबल, अघुलनशील हैं और बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो भी किसके, खाने के, यानी कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम खाने के बड़े अणुओं को जो कैसे हैं, इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील हैं, उनको किसमें चेंज करना, सॉल्यूबल यानी कि घुलनशील पदार्थों में चेंज करना, और यानी कि उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, यानी कि डाइजेशन बोलते हैं। अगर जो हम हिंदी में इसके लिखने की बात करें, फिर पाचन की तुम्हारी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह प्रोसेस यानी कि वह विधि जिसके द्वारा हम खाने के बड़े अणुओं को जो कि अघुलनशील हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ना, जो कि घुलनशील होते हैं, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये तुम्हारा पाचन का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम हो गया, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। और देखिए, जो हमारा ये पाचन है, जो पाचन की जो हम इस पूरे की ही बात करें तो देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्या होती है, जो मेरी माउथ से लेकर एनस तक, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर माउथ से लेकर एनस तक, ये क्या होती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आंत होती है। अब देखिए, ये हमारी डिफिनेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या बताया था कि तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर यानी कि मुंह से लेकर एनस तक, यानी कि तुम्हारी जो है एलिमेंट्री कैनाल फैली हुई है, और यही पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही डाइजेशन यानी कि पूरा सिस्टम ही है। देखिए, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, अब तुमको हम बताते हैं उसमें कौन कौन से तुम्हें स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहला होगा तुम्हारा माउथ, ठीक, माउथ के बाद फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या शुरू होगी, इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती है, पहला स्मॉल, दूसरी लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन की बात हो गई। उसके बाद एनस। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखिए, हमने इतना देख लिया, तो हम उसको थोड़ा इरेज किए देते हैं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा, इसमें कुछ बोर्ड है तो फिलहाल अपने साइज भर का ही, लेकिन इसमें मैटर थोड़ा मैंने ज्यादा लिख दिया, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि आखिर उसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं और ये क्या होता है। देखिए, जो हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया है, देखिए, अगर जो पेपर में भी आता है तो आप इसी को एग्जैक्ट बना दीजिए, नंबर आपको पूरे मिलेंगे।
ये नहीं है कि इसके हाथ बनाओ, पहले इसका सिर बनाओ फिर हाथ बनाओ हल्के से कटे हुए, ठीक है, ये नहीं करना है, समझ गए, ये डायग्राम, ठीक है। अब देखिए ये जो डाइजेशन की प्रक्रिया है तुम्हारी माउथ से लेकर यहाँ तक आनी है। तो देखिए इसमें कौन कौन से तुम्हारे स्टेप हैं। सबसे पहले देखिए तुमको, हम इसको बिना देखे या बल्कि इसको देखना बेकार है। देखिए हमने खाना खाया, देखो उनको चलो शायद ऐसे समझा देते, वरना तुम तुम लोग यही सोचोगे क्या कि जब इसको बेकार ही तो इसको बनाया क्यों है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों ने खाना खाया, देखो खाने को यानी कि खाना को जब अंदर लेते हैं उसे बोलते हैं इजेशन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक। अब देखो माउथ के द्वारा हमने खाना खाया और खाना हमारा कहाँ पहुंचा, देखो यहाँ पर ये होता है तुम्हारा माउथ कैविटी। खाना हमने मुंह में खाया, मुंह में खाने के बाद जो मुंह के अंदर जहां पे तुम्हारी टंग है, जहां पे टंग है, खाना अंदर गया, टंग कहाँ गया, टंग के ऊपर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो जहां पे टंग है, जहां पे खाना पहुंचा है टंग के ऊपर, वो होती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी या ओरल कैविटी, इसी के 3 नाम है, ठीक है। आप जो मन हो ले सकते हैं, जो आपको बोलने में आसानी हो, ठीक है। उसको बोलते हैं मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी इसको बोलते हैं। खाना तुमने मुंह से खाया, मुंह से खाने के बाद खाना तुम्हारा कहाँ पहुंचा, बक्कल यानी कि माउथ कैविटी यानी कि बक्कल कैविटी में पहुंचा। बक्कल कैविटी में तुमने क्या किया, खाना को चबलाया, चबलाया को यानी कि तुमने खाने को च्युइक किया, ठीक है। च्युइक करने के बाद देखिए, चलो अभी आपको समझाते हैं अच्छे से। फिर खाना को कहाँ पहुंचा, खाना च्युइक करने के बाद तुमने क्या किया, देखिए जब तुमने खाने को च्युइक किया यानी कि चबाना, यानी कि चबाना स्टार्ट किया, तो तुम्हारे यानी कि तुम्हारे इस हेड में जो है यहाँ पे तालू के ऊपर और यहाँ पे नीचे की ओर सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है। यानी कि सलेवरी ग्लैंड का मतलब होता है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब तुम्हारी लार ग्रंथियां जो क्या करती हैं, इसमें से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, सलाइवा यानी कि लार निकलती है। और जब ये, अब देखिए तुमने खाने को चबलाना शुरू किया, और जैसे ही तुमने खाने को चबलाना शुरू किया यानी कि खाने के जो अणु थे वो बड़े थे, यानी जब तुमने उनको चबलाना शुरू किया यानी कि जब तुमने उसको च्युइक करना स्टार्ट किया तो उसके मॉलिक्यूल जो है थोड़े छोटे हो गए। और जैसे ही छोटे हो गए, और जब छोटे होते तो सलेवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं, और सलेवरी ग्लैंड से क्या होता है, तुम्हारे जो है सलाइवा निकलता है, और जैसे ही सलाइवा उस फूड में मिलता है तब बनता है बोलस। क्या बनता है, यानी कि तुम्हारा फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा यानी कि लार, सलाइवा यानी कि लार जब मिलती है तब बनता है बोलस। क्या बनता है, तब बनता है तुम्हारा बोलस। यानी कि जब हमारे खाने के अणुओं में जब सलाइवा मिल जाती है यानी कि जब लार मिल जाती है तब क्या बनता है, बोलस। अब क्या होता है, ये बोलस को हम अंदर लेते हैं, ठीक। अब देखिए अंदर तो ये तुम्हारी एक यहाँ तक जो तुम्हारे गले में जो खाने की नली जो है जो यहाँ पर पाई जाती है नेक में, उसे बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं। और फेरिंग्स, अब मुंह यानी कि बक्कल कैविटी से खाना तो जब तुमने निकला तो कहाँ पहुंचा, ये फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के नीचे यहाँ तक देखिए ये हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे यहाँ तक ये वाला जो भाग होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर समझ लो तुम्हारा ये ईसोफेगस है। तो तुम्हारा खाना माउथ से बक्कल कैविटी से फेरिंग्स से ईसोफेगस पहुंच गया, ठीक। अब देखो इस ईसोफेगस के नीचे है तुम्हारा स्टमक। अब ये खाना तुम्हारा कहाँ पहुंचा, स्टमक में। अब देखिए ये खाना माउथ से फेरिंग्स से ईसोफेगस, अब ईसोफेगस से अब तुम्हारा ये खाना स्टमक में आ गया, ठीक है। जिसे तुम लोग क्या बोलते हो, उदर शायद बोलते हो हिंदी में। स्टमक का मतलब लाल होता है आमाशय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं, ठीक है। अब खाना तुम्हारा कहाँ पहुंच गया है, ये तुम्हारा खाना पहुंचा है आमाशय में, यानी कि स्टमक में तुम्हारा खाना पहुंच गया है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक फंडस भाग होता है, यहाँ पर एक कौन सा भाग होता है, कैसे लिखे हैं, ये देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये तुम्हारा यहाँ पे एक भाग होता है फंडस भाग होता है जो एक गैसियस होता है, ठीक है।
अब जो ये फंडस होता है, जब खाना अंदर आता है तब यहाँ पर जो खाना है, जो तुमने फूड को कुछ भी खाया है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे स्टमक में भोजन जो तुमने खाया है वो लगभग 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर पड़ा रहता है। ये नहीं होता है कि तुमने खाना खाया तुरंत पाचन शुरू, समझ रहे हो? ये कोई समोसे नहीं है तुमने खाया यानी कि ये जैसे सॉरी दूध का पाचन जो तुरंत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये तुमने खाना खाया है तो यहाँ पर अब तुम्हारा स्टमक में खाना लगभग 3 से 3.5 या 3 घंटे तक यहाँ पर रहेगा। 3 घंटे तक इसमें क्या होता है, ये जो तुम्हारी स्टमक की वाल है, ये जो तुम्हारी स्टमक की वाल है उसमें से एंजाइम्स निकलेंगे। कब निकलेंगे? 3 घंटे बाद, ठीक। और इसी स्टमक की वाल्व से एक एसिड निकलता है। कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि इतना हार्ड होता है, वो तो पूरे शरीर के पूरे शरीर को ही गला देगा। दिमाग में आया है ना तुम्हारे? जाहिर सी बात है आएगा, जरूरी एसिड निकल रहा है हमारे शरीर के अंदर। तो क्या होता है देखो, इस स्टमक की वाल्व से जब एसिड निकलता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब निकलता है, ठीक है, तो इस स्टमक की वाल को ही एसिड ये ना गला दे तो इसकी जो है जो लेयर होती है स्टमक की वाल, उस पे जो है क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस यानी कि एक श्लेष्म होता है, एक जेली लाइक लेयर पाई जाती है जिससे जो है HCl उस पे जो है स्टमक की वाल को नहीं गला पाता है, नहीं हानि पहुंचा पाता है। और जो ये खाना होता है, जो तुमने फूड खाया था, HCl उसे क्या करेगा? अब सड़ाएगा, यानी कि और छोटे अणुओं में इसको तोड़ देगा। HCl क्या करेगा? उस खाने को जो है क्या करेगा? और छोटे अणुओं में तोड़ देगा, यानी कि एसिड है ना, उसे सबको गला देगा ना, बिल्कुल यानी सब गला देगा, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, अब इसके बाद एसिड निकलने के बाद अब इसमें से स्टमक की वाल से एंजाइम निकलेंगे, और जब एंजाइम निकलेंगे तो हमारा जो ये फूड है उसका पाचन शुरू हो जाएगा। और सबसे एक मेन पॉइंट कभी कभार एग्जाम में आता है, जो कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि मानव में यानी कि ह्यूमन में डाइजेशन की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है। ह्यूमन में देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ह्यूमन में डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, जो पाचन क्रिया होती है, वह जो है कहां से स्टार्ट हो जाती है। तो क्या बोलोगे? माउथ से। कहां से स्टार्ट होती है? मुंह से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों? इसका एक रीजन है। देखिए, तुमने रोटी खाई, तुमने रोटी खाने के बाद क्या किया? रोटी, अब एक बार कभी कभार छोटे क्लासों में तुम लोगों ने सुना होगा कि रोटी को जो हम ज्यादा देर तक च्युइंग करेंगे, यानी कि ज्यादा देर तक हम उसको चबलाएंगे अगर जो, तो हमें कुछ देर के बाद रोटी जो है मीठी लगने लगती है। रोटी कैसे लगती है? मीठी। तो रोटी हमें मीठी क्यों लगती है? क्योंकि उसका पाचन शुरू हो गया। अब देखो आखिर ये क्यों होता है। देखिए, तुमने रोटी खाई, रोटी खाने के बाद क्या होगा, तुमने उसको थोड़ी देर तक यानी कि दांतों से उसे चबाना शुरू किया, और जब तुमने चबाना शुरू किया तो उसमें सलाइवा मिल गई। क्या मिल गई? सलाइवा। अब सलाइवा जब मिल गई तो वो बन गया बोलस, ठीक है। तो सलाइवा जो होती है, तुम्हारी लार जो होती है, उसमें जो है एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। और जो टाइलिन एंजाइम होता है, अब रोटी में क्या होता है बताओ? रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और जो रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है और जो लार में जो एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? टाइलिन। तो जो और रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में है? स्टार्च के रूप में है, ठीक है। तो रोटी में जो स्टार्च होती है और जो वो टाइलिन एंजाइम होता है, वो स्टार्च को तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और इसी फ्रक्टोज के कारण हमें जो है हमारा ये जो रोटी का जो टुकड़ा तुमने खाया है वो हमें मीठा लगता है। समझ गए? इसका रीजन तुम लोग समझ गए कि आखिर रोटी को थोड़ी देर चबलाने के बाद हमें रोटी मीठी क्यों लगती है। तो इसका रीजन मैंने तुम्हें बता दिया है। तो तुम बताइए कि रोटी में पाए जाने वाला जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो टूटा। और हमने क्या बताया था? बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन होता है। तो क्या हुआ है? पाचन तुम्हारा हो गया कि नहीं हो गया स्टार्ट? यहां से तुम्हारा ये पाचन ही तो हुआ है। तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? मुंह से, यानी कि माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, अब हम कहां पहुंचे थे? हम पहुंच गए थे स्टमक पे। स्टमक में पाचन स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट होगा? 3-4 घंटे के बाद। अब देखिए,
अब ये तुम्हारा खाना जो है अब नीचे की ओर आएगा। अब नीचे की ओर जैसे ही स्टमक के नीचे आएगा तो तुम्हारा इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए यहां पर बात हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। इसके दो भाग होते हैं, पहला है स्मॉल और दूसरा लार्ज। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की भाग जो होता है जितना भाग वो होता है बड़ा, ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो होता है छोटा, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारे तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। देखिए स्टमक के बाद ये देखिए एक सी आकार में मुड़ा हुआ तुमको दिख रहा है, ये सी आकार में एक नली दिख रही तुमको, ये इसको बोलते हैं। देखो स्टमक के बाद तुम्हारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट है। देखिए स्टमक के बाद तुम्हें देखो ये सी आकार में कुछ दिख रहा है। अब ये खाना तुम्हारा यहाँ से होते हुए ये आगे बढ़ा, देखिए यहाँ पर तुम्हें सी आकार का कुछ दिख रहा है। ये जो सी आकार का है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है, इसे बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो दूसरा नीचे की ओर एक फोल्ड होता है, ठीक है। देखो जो इंटेस्टाइन होती है वो हमारे शरीर में फोल्डेड होती है, ठीक है। तो ड्यूडेनम के बाद जो दूसरा फोल्ड होता है उसे बोलते हैं जेजुनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग है, ठीक है। और जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होने वाली होती है, एंड होने से थोड़ा पहले, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा भाग, उसको बोलते हैं इलियम। तो बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग हो गए, तीन। कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम, तीन भाग हो गए। अब देखिए ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई है। अब देखो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। माउथ से लेकर और स्मॉल इंटेस्टाइन तक तुम्हारा जितना भी भोजन होता है वो सारा पच जाता है, यानी कि सारा भोजन जो है डाइजेस्ट हो जाता है। अब कौन सी प्रोसेस शुरू होगी, अब तुम्हें डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद तुम्हें क्या मिल गया, जैसे मिनरल्स मिल गए ना, न्यूट्रिएंट्स मिल गए। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखो हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तुम्हारे देखो हम बता देते हैं तुम्हें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये हमें कब मिले, जब खाने का पाचन हुआ। जब खाने का पाचन हुआ तो हमें क्या मिला, न्यूट्रिएंट्स मिले, यानी कि पोषक तत्व मिले, ठीक है। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी, और उसके बाद फैट यानी लिपिड, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, विटामिन्स मिले, फिर मिनरल्स मिले। ये 5-6 चीजें आपको जो है मिली। तो ये कब मिली, जब डाइजेशन हो गया। और मेरा कंप्लीट डाइजेशन कहां तक हुआ, कंप्लीट डाइजेशन कहां तक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ठीक है। अब देखिए अब तुम्हारी शुरू होगी लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रही है, और जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, यानी कि जहां पर जंक्शन हुआ है दोनों का, यानी कि देखो ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुई, यहाँ पर जो है लार्ज इंटेस्टाइन शुरू, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो बीच की जगह है ये जंक्शन है कि नहीं, जंक्शन है ना, जहाँ एक संधि जिसको हिंदी में बोलते हैं, संधि, जहाँ पर संधि है। तो देखो थोड़ा बैठ जाते हैं यहाँ, देखो ये देखो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म हुई है, देखो क्लियर आ रहा है, ठीक है। देखो ये जहां पे तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन यह देखो यहाँ पे खत्म हुई है, और देखो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई। तो देखो इसके जहां पर संगम है कि जिसको यहाँ पे जो संधि है, यहाँ पे जहां से ये लार्ज यानी कि लार्ज शुरू हो रही है और स्मॉल एंड हो रही है, वहां पे देखो उसके जहां पे वो जो संधि है, जो जहां पे जंक्शन है, वहां पे देखो एक, ये देखो एक नली टाइप की तुमको दिख रही है, ये वाली, ये जो हल्के से वी आकार में बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ठीक। ये होती है अपेंडिक्स। ये क्या होती है, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स तुम्हारी कहाँ है, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन
इंड हो रही है, वहां पर क्या पाई जाती है, वी शेप्ड, यानी कि वी आकार में क्या पाई जाती है, अपेंडिक्स पाई जाती है। अब देखिए, अब हम देखते हैं आखिर अपेंडिक्स का ये इतिहास क्या है, आखिर ये अपेंडिक्स क्या होता है। देखिए, जो अपेंडिक्स होता है ये भी एक पाचन का ही अंग है। देखिए, अपेंडिक्स का काम होता है सेलुलोज का पाचन करना। किसका पाचन करना, सेलुलोज का पाचन करना। और सेलुलोज हमें कहाँ मिलता है, बताइए। सेलुलोज हमने क्या बताया था कि जो पौधे की सेल वॉल, यानी कि जो पौधे की जो कोशिका होती है उसके ऊपर, देखो यानी कि अगर जो हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की होती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी सेल वॉल जो है क्या बोलते हैं, प्लांट में फंजाई, एल्गी, ये सब जितने भी ग्रीन है तुम्हें दिखते हैं उसमें सब में पाया जाएगा। ठीक, यानी कि जितने भी प्लांट है उसमें सेल वॉल जरूर ही होगी। अब देखिए, अब क्या होता है, हमने हरी साग सब्जी खाई, ठीक, हरी साग सब्जी खाई, यानी कि मैंने पौधे खाए ना, ठीक है, जैसे साग वगैरह हो गया, तो जब उनकी कोशिकाएं होंगी, जब उनका पाचन होगा तो हमें सेल वॉल प्राप्त होगी नहीं होगी, यानी कि जब वो उनका पाचन होगा तो जाहिर सी बात है उनकी सेल्स मिलेंगी हमें, ठीक है, जब पाचन शुरू होगा। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब देखो, ये जो अपेंडिक्स है इसका काम होता है सेलुलोज का पाचन करना, ठीक है। लेकिन हम लोगों में जो क्या हुआ है, ये जो अपेंडिक्स है ये धीरे धीरे छोटी होती चली गई, और देखो बिल्कुल बिल्कुल बहुत छोटी हो गई है। ठीक, इसीलिए जो है हम लोगों में जो है जो अपेंडिक्स है ये केवल और केवल एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन के रह गया है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है अवशेषी अंग। क्या होता है, अवशेषी अंग बन के रह गया है। अवशेषी अंग का मतलब होता है कि इसका कोई काम नहीं है भाई, क्योंकि हमारे में सेलुलोज का पाचन होता ही नहीं है। अब देखो, तुम्हें अपेंडिक्स जो है फुल्ली डेवलप्ड, यानी कि विकसित, तुम्हें कहाँ मिल सकती है, जानवरों में। जो लोग घास वगैरह खाते हैं, जो हर्ब वगैरह खाते हैं, जो लोग पेड़ पौधे खाते हैं जानवर, जैसे गाय हो गई, ठीक है। अब देखो, गाय में जो वर्मी फॉर्म यानी कि जो ये अपेंडिक्स है ये फुल डेवलप्ड है, क्योंकि गाय केवल घास ही तो खाती है, और जब घास खाएगी तो उसे सेलुलोज मिलेगा, और सेलुलोज का पाचन बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए गाय वगैरह जो जानवर जो चरते हैं, जो घास फूस वगैरह, तो उनमें जो है ये अपेंडिक्स जो है ये फुल्ली डेवलप्ड होती है, और उनमें जो है ये अपेंडिक्स काम भी करती है। लेकिन हम लोगों में ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन ही रह गया है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग, हम लोगों में कई अवशेषी अंग हैं। देखिए, सबसे पहला विजनम टीथ जो हमारे यहाँ पर होती है, विजनम टीथ, एडिशनल पेयर ऑफ निपल्स, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, समझ रहे हो, ये सब होते हैं, ये सब क्या है, तुम्हारे वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक। हालांकि इनका काम नहीं है तो धीरे धीरे सब गायब हो गए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। अब तुम्हारी शुरू हो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए हम बात करते हैं, देखो, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को हम कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलन, COLON, इसको बोलते हैं कॉलन, ठीक। तो जो पहला कॉलन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो पहला कॉलन होता है उसे बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं सीकम। देखिए, अब हम तुमको कुछ टर्म बताते हैं। देखिए हम कुछ टर्म की बात कर रहे हैं अभी, ठीक, जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इधर क्लियर आ रहा है क्या, ठीक है। देखो 3 टर्म है, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। ये 3 टर्म इसमें अभी यूज होने वाले हैं। देखिए, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ, और ट्रांसवर्स का मतलब होता है ये ऐसे बेड़ा बेड़ा, अनुप्रस्थ इसको बोलते हैं,
ठीक है, अब देखिए बात करते हैं। देखिए इधर देखिए कि ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, देखो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के इस भाग को बोला जाता है असेंडिंग कॉलन। क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलन। अब देखिए ऊपर आने के बाद फिर देखो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन देखो ऐसे हो गई है, ट्रांसवर्स हुई कि नहीं हुई, ये देखो ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन। और हमने तुमको पहले बता रखा है कि लार्ज इंटेस्टाइन को ही कॉलन बोलते हैं। अब देखो, अब देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन देखो, तुम्हारे ध्यान से देखो, देखो नीचे की ओर जा रही है, इधर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। तो हमने नीचे की ओर जाने को क्या बोला है, डिसेंडिंग। तो ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलन है। अब देखिए जहां पर डिसेंडिंग कॉलन जो है, जो डिसेंडिंग कॉलन का जो सेकंड यानी कि जो सेकंड लास्ट होता है कॉलन, उसे बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलन। क्या बोलते हैं इसे, हैं सिग्मॉइड कॉलन। और सिग्मॉइड कॉलन के बाद सबसे लास्ट कॉलन बचता है रेक्टम। क्या बचता है, रेक्टम। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो फीकस होता है, जो मल होता है, वो यहाँ पर कलेक्ट होता है। ठीक, और उसके बाद एनस के द्वारा बाहर हो जाता है। तो देखिए ये हमने तुमको बताया है डाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार होता है और कैसे होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, देखो हमने तुमको पहले बताया था, देखो गड़बड़ हो गया, हमने कहा था गड़बड़ हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तुम्हारी 7 मीटर, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो होती है 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर तुम्हारे कुछ 2 स्ट्रक्चर, शायद 3 स्ट्रक्चर तुम्हारे रह गए यहाँ पर, उनको ध्यान नहीं दिए। देखिए अब ये तुम्हारा जहां पर ड्यूडेनम था, यानी कि स्टमक के बाद जो सी आकार में जो था, उसे क्या बोलते थे, ड्यूडेनम। तो जहां पर ड्यूडेनम होता है वहां पे जो है, देखिए एक छोटी सी नली निकली हुई है, ये देखो ये है। ठीक, और देखो यहाँ पर जो है एक डक्ट है, यानी कि एक कॉमन डक्ट है, यानी कि जो ये डक्ट है एक इधर जा रही है और एक यहाँ जा रही है, एक जा रही है लीवर में और एक जा रही है पेनक्रियाज में। तो देखिए इसे जो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये जंक्शन है, उसे बोलते हैं कॉमन डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन डक्ट। और कॉमन डक्ट से एक और जो है, एक जो नली है जो पेनक्रियाज में जाती है, जो कहाँ जाती है, पेनक्रियाज में, उसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं उसे, हैं पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। अब देखिए पेनक्रियाटिक डक्ट किसमें जाती है, पेनक्रियाज में जाती है। इसे कहा जाती है, पेनक्रियाज में। और देखिए पेनक्रियाज में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सेल्स। ठीक, और जिन्हें वैज्ञानिक है लैंगरहैंस, ठीक, उन्होंने कहा था कि ये आइलेट्स हैं, यानी कि आइसलेट्स हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वीपिकाएं बोलते हैं। यानी कि क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 3 प्रकार की। पहली है अल्फा सेल, दूसरी है बीटा सेल और तीसरी है एक्सोक्राइन साइनस। क्या पाई जाती है, एक्सोक्राइन साइनस। अब देखिए अगर जो तुम्हारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है, तो ना तुम्हें अलग से कहीं कहीं देखना है, ना किसी बुक को उठा के देखना है। केवल अगर जो स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज आता है तो आप इतना ही काट के बना दीजिए पेनक्रियाज का। ये पेनक्रियाज का मैंने कंप्लीट डायग्राम बनाया है। ये नहीं है कि स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज केवल आया है तो तुम अलग कहीं से तुम देख रहे हो, अलग नहीं देख रहे हैं। हमने कंप्लीट बनाया है, उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, सब बताया है। अब देखिए ये हो गया तुम्हारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से भी जो है हार्मोन्स निकलते हैं, और पेनक्रियाज की जो ये कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं जो, उनसे भी क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है, और क्या निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है। ठीक है, और आगे जब डाइजेशन में तुम्हें जब इसकी रिएक्शन पढ़ाऊंगा कि कैसे किस प्रकार डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अलग पढ़ना है, प्रोटीन का डाइजेशन अलग पढ़ना है, लिपिड यानी कि फैट का डाइजेशन अलग पढ़ना है। ये सब तीनों डाइजेशन में तुम्हें अलग अलग ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डिटेल से विद रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है, और ये कौन सा एंजाइम इस पे कम काम करता है, ये सब मैं बताऊंगा। अब देखिए ये हो गई बात पेनक्रियाज की, और पेनक्रियाज से भी एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये जो दूसरी नली थी, एक कॉमन डक्ट चली गई पेनक्रियाज में, दूसरी कहाँ गई है,
लीवर में। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा लीवर है, ये तुम्हारा क्या है, लीवर है, ठीक है। अब देखो लीवर के अंदर जो है एक, देखो ये ऐसे जैसे ये हाथी का वो जो बेस होता है जिससे हम लोग टब करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी के आकार का है, बिल्कुल उसी के आकार का है। उसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, गॉल ब्लैडर। और जो ये नली जो लीवर में जा रही है इसे बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। तो ध्यान रखना जो हिपैटिक टर्म होता है वो किससे रिलेटेड है बताइए, लीवर से। ये डक्ट कहाँ जा रही है, लीवर में, तो इसे क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट। और हिपैटिक डक्ट और जो ये लीवर यानी कि लीवर के पास जो है ये गॉल ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है। और इन दोनों से भी जो है एंजाइम निकलते हैं। चलो अब ये तुम्हारा हो गया लीवर और गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा कंप्लीट है। 10th और यानी कि 11th यानी कि जिस जिस क्लास में ये आता है बीएससी, किसी भी क्लास में आए, ये डाइजेशन तुम्हें इतना ही बनाना है और इतना ही पढ़ना है। और मैं तुम्हें जो ये पढ़ाऊंगा वो सारा हाई लेवल पढ़ाऊंगा। हाई लेवल का मतलब है कि तुम्हारा बीएससी तक कवर करूंगा। ये नहीं है कि तुम डाइजेशन यहाँ पढ़े हो, ठीक है, और उसके बाद बीएससी में तुम दोबारा पढ़ रहे हो। तुम लोग क्या सोचते हो कि जब इसमें इतना है, ठीक, तो बीएससी में तो पूरा ब्रॉड होगा। हालांकि जो बीएससी का सिलेबस है 3 साल का वो 10th 11th और 12th का ही है, समझ रहे हो। बीएससी कोई हुआ नहीं है, समझ रहे हो। जो चीज तुमने इतनी पढ़ी है बीएससी में तुम्हें इतनी पढ़नी है, ठीक है। मेरे जो पढ़ाने का जो लेवल है वो बीएससी वाला ही है, ठीक है। ये नहीं है कि तो 10th का वही पढ़ाएं और फिर बीएससी में अलग पढ़ाएं, नहीं। 10th 11th मेरा सेम रहेगा, 10th 11th और जितना भी है बीएससी तक। देखो डाइजेशन हमने पढ़ाया है तो डाइजेशन स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक तुमको लेके जाऊंगा, फिर तुम्हें डाइजेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचना कि हम 11th में थोड़ा ही पढ़ाए हैं, बीएससी में हमको और ज्यादा पढ़ना होगा। मैं तुम्हें और ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। डाइजेशन मतलब खत्म, डाइजेशन का मतलब तुमको हम पूरा डाइजेशन खत्म करके ही देंगे। ये नहीं है कि डाइजेशन की तुम अलग क्लास फीड और लो, नहीं। एक ही यानी कि जो वीडियो बनेगी मेरी जो है, मेरे इस डाइजेशन की जितने भी पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी आएंगे, ठीक है, डाइजेशन में पूरा खत्म ही कर दूंगा। ये नहीं है तो अब जैसे मैंने डाइजेशन स्टार्ट किया तो मैं डाइजेशन पूरा बिल्कुल फिनिश कर दूंगा, एक एक रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो डाइजेशन अगर तुमने हमारा पढ़ लिया है फिर तुम्हें कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब देखो ये तुम्हारे 2 टॉपिक पड़े हुए हैं। एक है टीथ, उसका फार्मूला है डेंटल फार्मूला हो गया। उसके बाद ये इसकी पूरी एलिमेंट्री यानी कि एलिमेंट्री का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो है उसकी लंबाई दी हुई है। लेकिन मैं अगर जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल की ही बात करूं, इसकी बात करूं मैं, थोड़ा पॉज करो वीडियो। तो जो तुम्हारी अगर जो हम माउथ से लेकर एनस तक अगर जो हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें अगर जो, तो वो कितनी होती है, 30 फीट होती है। कितनी होती है, 30 फीट है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं माउथ की, ठीक है। तो हमारे माउथ में जो है 4 यानी कि 4 टाइप के जो है टीथ पाए जाते हैं, यानी कि दांत पाए जाते हैं। देखो सबसे पहला स्टार्ट कहां से होता है, इंसाइजर। किससे स्टार्ट होता है, इंसाइजर से। इंसाइजर की संख्या होती है 2, यानी कि देखो हमको बता रहे हैं इंसाइजर। अगर हम केवल अपर जा की बात करें, केवल हम एक जा की बात करेंगे, मेरे जा कितने 2 है ना, एक नीचे ये और एक ये ऊपर है, ठीक है। अगर जो मैं अपर जा की बात करूं तो ऊपर 2 रहते हैं, नीचे भी 2 रहते हैं। तो मैं केवल अपर की बात करूंगा पहले। देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ हम टीथ देख लेते हैं कितने कौन कौन से होते हैं। तुम्हारा पहला इंसाइजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, फिर मोलर, प्रीमोलर और फिर मोलर, प्रीमोलर। देखिए तुम्हारे दांत कौन कौन से हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर को बोलते हैं कृंतक, कैनाइन को बोलते हैं रदनक और प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचमड़क और मोलर को बोलते हैं चमड़क। तो देखिए इनका डेंटल फार्मूला होता है। देखिए हमने कहा किधर के गिने हैं, ये देखो हमारी बॉडी जो है बाइसिमेट्रिक है, ठीक है। तो
तो देखो, जैसे ये मेरी टीथ है, ऐसे ही मान लो, एक ये है और एक ये जा है, एक ऊपर जा है, नीचे जा है, ठीक है। तो मैंने इधर के देखे हैं, यानी कि केवल इधर की एक साइड के वो भी ऊपर के देखे हैं, एक साइड के तुम किधर के भी मान लो, ठीक है। तो क्या है हमारे, अगर जो हम देखो ये एक ऊपर जा है, एक नीचे जा है, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया है, यानी कि ऐसे मैंने केवल इतने के देखे हैं, ठीक है। तो इतने में कितने हैं, देखो तुम्हारे 2 हो जाएंगे इंसाइजर, 1 हो जाएगा तुम्हारा कैनाइन, 2 हो जाएंगे तुम्हारे प्रीमोलर और 3 हो जाएंगे मोलर, ठीक है। और वैसे बिल्कुल सेम उसके नीचे भी, यानी कि अगर हम इतने की बात करें तो जो ऊपर है वही नीचे है और जो इधर है वो इधर है। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसका डेंटल फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि 21 23 बटे 21 23 इंटू 2, दो है जा कितने हैं, 2 है ना, तो क्या हो जाएगा इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 5, 3 8, 8 ऊपर और 8 नीचे हो गए तुम्हारे 16 और 16 गुणे 2 32, तो तुम्हारे 32 दांत पूरे हो गए, ठीक है। तो ये हमने तुम्हारे टीथ की बात कर ली। देखिए अब हम तुमको बात यानी कि अब बताएंगे, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब हम तुमसे केवल इस बेस पर बात करेंगे कि डाइजेशन होने के बाद हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, उनका सबसे पहला हेडिंग पढ़ेंगे, डाइजेशन क्या हो, यानी कि किस प्रकार होता है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग डाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, क्योंकि खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है ना, ठीक है। तो यानी कि डाइजेशन और प्लस उसका एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद अब उनको हमको एब्जॉर्ब भी तो करना होगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी, वरना एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। यानी कि डाइजेशन और प्लस उसका एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण, यानी कि पाचन और उसका अवशोषण हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा जो ये अभी जो वीडियो बना हुआ है इसमें हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम तुम्हें डाइजेशन किस प्रकार होता है, क्यों होता है, और न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग सब बताएंगे कैसे क्या होता है, और अलग अलग बॉडी पार्ट का काम क्या है और डाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है सॉरी, ये हम तुमको सब बताएंगे। तो आज हमने केवल तुम्हारा क्या फिनिश किया है, केवल और केवल एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर तो तुम्हें कोई कमी लगती है तो आप, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक लगती है, ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी थोड़ा जो है संभाल लीजिएगा, ठीक है। अगर तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि अपने वीडियो के ऊपर जो है एक हेडिंग लगा देता हूँ, जो मैं हेडिंग पढ़ा रहा हूँ उसको लगा देता हूँ, तो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक अगर जो मेरी हो भी रही है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने आप भी जो है मैनेज कर लीजिए यार, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि हम भगवान है, मुझसे गलती नहीं होगी, गलती होती है, इंसान नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इग्नोर करना सीख लीजिए आप लोग। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और डाइजेशन पढ़ाने का मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ाऊंगा तो सीधे यानी कि बॉटम टू जीरो और जीरो टू हाई, फिर दोबारा तुम्हें डाइजेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी, जब कभी पढ़ोगे तो मेरा पढ़ाया ही आएगा, ठीक है। ये नहीं है कि मैं तुम हाई स्कूल इंटर या 11th में हो तो तुम्हें कुछ और पढ़ाएं डाइजेशन में, जब बीएससी में आओ तो मैं तुम्हें और कुछ पढ़ाऊंगा, नहीं। डाइजेशन मैंने स्टार्ट किया तो उसको फिनिश ही कर देंगे बिल्कुल, फिर भविष्य में तुम अगर तो कहीं भी डाइजेशन पढ़ोगे तो वही पढ़ोगे जो हमने तुमको पढ़ा रखा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक। अब हम इसके आगे की अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज शेयर एंड लाइक एंड कमेंट कीजिए, और मैं आपका विधि तीसरा पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार।